में और कांग्रेस की तरफ से लास्ट वाला चरण है। इसी के नाम से इसे कहते हैं अगस्त क्रांति। अगस्त के टाइम ये चला। हम इसके कुछ चीजें जानेंगे और उन्हीं आधार पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले कारक या कारण क्या है, भारतीय लोगों ने क्यों इसको शुरू हुआ। दूसरा हम देखेंगे इसका आरंभ या शुरुआत कैसे हुई। फिर इसका प्रसार, भारत में अलग अलग जगह इसका प्रसार कैसे हुआ, ये भी कहीं ना कहीं इसके हिस्से का एक पार्ट होगा कि भाई इसका प्रसार कैसे हुआ। अगले हम देखेंगे सामाजिक आधार, किस किस ने इसमें भागीदारी की। अगला पॉइंट, इसका प्रभाव कैसा पड़ा, लोगों ने इसे कैसे लिया, और ब्रिटिश पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, भारतीय लोगों पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। लास्ट, क्या आंदोलन खुद था, क्या आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, क्योंकि बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इस क्वेश्चन के बारे में भी हम जानें, कई बार पूछा जाता है स्वतः स्फूर्त था या नहीं। तो कारण की बात करें तो कारण बिल्कुल क्लियर थे। पहली बात, ब्रिटिश ने जो प्रस्ताव रखे, चाहे अगस्त प्रस्ताव रखो, भारतीय लोगों ने बोला था कि भाई हमें स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन ब्रिटिश लोग क्या बोल रहे थे, डोमिनियन स्टेटस देंगे। और डोमिनियन स्टेटस भी कब, जब आप लोग लड़ाई में हमारा साथ दोगे उसके बाद। संविधान सभा कब मिलेगी, लड़ाई के बाद। तो अगस्त प्रस्ताव से भारतीयों की असंतुष्टि, पहला इसने भारतीयों को संतुष्ट नहीं किया अगस्त प्रस्ताव ने। इस वजह से भारतीयों को लगा कि भाई अब ब्रिटिश की बात सुनना बेवकूफी है और जितनी जल्दी हो सके इनके खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने प्रयास किया, भारतीय लोगों ने मौका दिया, देख लो भाई और मौका तुम्हें मिल रहा है। तो दूसरा, इन्होंने क्रिप्स मिशन लेके आए। क्रिप्स मिशन में बात की कि हाँ भाई भारत का एक संघ होगा, एक संविधान सभा होगी। लेकिन इस मिशन ने भी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की बात नहीं की, पूर्ण स्वराज की बात नहीं, और इससे भी नाराजगी पैदा हुई। तो दूसरा कारण क्रिप्स मिशन का भी विफल होना। और तीसरा कारण, द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था उसकी वजह से, जब भी युद्ध होता है ना तो उसका सबसे बड़ा नुकसान लोगों को झेलना पड़ता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। ब्रिटिश लोग सारा खाद्यान्न अपने देश में ले गए, भारतीय लोगों के पास खाद्यान्न भी नहीं है, तो उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान होने लगा। तो ये कीमत बढ़ी, उसकी वजह से भी जनता नाराज थी, क्योंकि जनता को समस्या हो रही थी। तो महंगाई जब बढ़ती है तो गरीब के पेट पर सबसे पहले लात पड़ती है। तो इससे भी काफी भारतीय लोग असंतुष्ट हुए और महंगाई तो बढ़ी, साथ में ही सेकंड इस युद्ध की वजह से ऐसा लग रहा था युद्ध की परिस्थितियों के देखे कि ब्रिटिश लोग पराजित होने वाले हैं। तो ये हमें कैसे लग रहा था, दक्षिण पूर्वी एशिया में जहां पर वियतनाम है, कंबोडिया है, म्यांमार है, वहां से ब्रिटिश सेना वापस आ रही थी, पलायन कर रही थी, और जापानी सेना का नियंत्रण हो रहा था। तो ऐसे लग रहा था जैसे ब्रिटिश लोग हारने वाले हैं और सारे जो क्षेत्र पर नियंत्रण होगा वो जापान वाले लोगों का होगा या जर्मनी का होगा। तो इससे भी हमें लगा कि कहीं ब्रिटिश लोग दक्षिण पूर्वी एशिया में जा रहे हैं, साथ में उनकी वस्तुओं को जलाते आ रहे हैं। क्यों, जिससे खाद्यान्न या और कोई संसाधन जापान या जर्मनी की सेना को ना मिल सके।
तो इससे भारतीयों को भी डर लगा कि हमारे देश में भी ऐसा ना हो, इसलिए भारतीय लोगों को लगा कि भाई युद्ध आरंभ करना अब जरूरी है, या ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन करना हमारे लिए जरूरी है। और फिर उसके बाद गांधी जी बोलते हैं कि देखो, ब्रिटिश से टकराने का आखिरी समय आ गया है, आखिरी समय है, और ब्रिटिश लोगों का सूरज अब अस्त होने वाला है। और इसीलिए उन्होंने बोला, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार, अब हम लोग नहीं सहेंगे और अब आप लोगों को भारत को छोड़ना पड़े। तो ये सारी बात जो कारक के रूप में एक तरीके से स्टार्ट हुई। तो ये कुछ फैक्टर थे जिनकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की बात हुई। अगली बात जो आती है, दूसरी वाली बात, आरंभ, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो शुरुआत में गांधी जी ने कांग्रेस को बोला कि भाई एक प्रस्ताव लाया जाए, कि कांग्रेस में कुछ बड़े लोग गांधी जी की बात को स्वीकार नहीं कर रहे। गांधी जी इस बात से बहुत नाराज हो, तो वो बोलते हैं कि मैं काफी कम समय में देश की बालू से ही, देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूं, और आप लोग जल्दी प्रस्ताव पारित करना चाहते तो करिए, नहीं तो मैं लोगों से प्रस्ताव पारित करा लूंगा, आपकी कोई जरूरत। फिर कांग्रेस में जो कुछ सीनियर लोग थे वो थोड़ी सी मनासी कर, गांधी जी बोलते हैं अब अंतिम वक्त है और इस टाइम झुकना नहीं है। और फिर उसके बाद थोड़े कांग्रेस वाले लोग भी समझ हुए, बोले गांधी जी थोड़ा नाराज हो रहे हैं, इससे पहले ज्यादा नाराज हो जाए, उनकी बात मान ली। तो उन्होंने तुरंत बैठक बुलाई, वर्धा में एक बैठक हुई कांग्रेस कार्य समिति की, जो बड़े बड़े लोग थे वो सारे आए, उनसे डिस्कशन हुआ। गांधी जी ने बोला देखो भाई, भारत छोड़ो आंदोलन चलाना है और आप लोगों को इसको पारित करना है। तो उन्होंने बोला ठीक। तो वर्धा समिति में ये डिसाइड हो गया कि हाँ भाई पारित होगा, ऐसे ऐसे गांधी जी करेंगे, उन्हीं के पास उसका नेतृत्व होगा और ऐसे ऐसे हम लोग चलेंगे। तो फिर उसके बाद एक सम्मेलन बुलाया गया कांग्रेस का बॉम्बे में, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस का एक संगठन हुआ। और बॉम्बे में जो कांग्रेस का संगठन हुआ, उसी में शुरुआत की बात हो गई कि भाई अब ब्रिटिश के खिलाफ हम लोगों की वो घड़ी आ चुकी है जब हम लोगों को शुरुआत करना है। तो 8 अगस्त 1942 कांग्रेस के सभी सदस्य जो थे वो बॉम्बे में मिले, और बॉम्बे में एक मैदान था जिसका नाम था ग्वालियर टैंक। टैंक मैदान, इसमें बहुत सारे लोग भी आए। इस ग्वालियर टैंक मैदान से ही गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो आंदोलन की विधिवत शुरुआत 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई। और गांधी जी ने बोला हम राष्ट्रीय स्तर पर एक अहिंसक आंदोलन चलाएंगे, और इस आंदोलन का मकसद हमें आजादी लेनी है, कोई डोमिनेंट स्टेटस से काम नहीं चलेगा। और गांधी जी एक नए मूड में आते हैं और बोलते हैं करो या मरो, या तो आप लोग स्वतंत्रता पालो या मर जाओ स्वतंत्रता के लिए, लेकिन अब झुकना नहीं है, और हमें इस देश को आजाद कराना है, और ब्रिटिश का सूरज अब अस्त होने वाला है। और गांधी जी ने इसी टाइम शुरुआत में ही अपनी स्पीच में कुछ निर्देश भी दिए लोगों को
कि भैया कैसे कैसे आप लोगों को काम करना है। तो गांधी जी बोले सरकारी जो कर्मचारी है वे त्याग पत्र ना दें। अभी तक हम देखते आ रहे थे कि गांधी जी बोलते थे त्याग पत्र दे दो, वकील अपनी वकालत छोड़ दो, शिक्षक अपनी शिक्षा छोड़ दो। लेकिन अब गांधी जी कह रहे हैं सरकारी कर्मचारी को त्याग पत्र ना देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब काम करने की बात की जाए तो काम नहीं करो। अब घोषित करो कि आप लोग भी कांग्रेस का समर्थन करते हो, ब्रिटिश वालों को चढ़ाओ, उन्हीं के सिस्टम में रह के, प्रशासन में रह के, और निष्ठा रखो कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस को चंदा दो, कांग्रेस के आंदोलन में शामिल हो, लेकिन नौकरी भी नहीं छोड़नी। तो गांधी जी एक नए तेवर के साथ नजर आते हैं। साथ में ही वो सैनिकों से भी बोलते हैं कि सैनिकों को त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी आंदोलनकारियों पर ब्रिटिश सेना कहे गोली चलाओ तो गोली मत चलाओ, मना कर दो, गोली चलाने से मना कर दो। ब्रिटिश लोगों को धक्का लगेगा, उनकी सेना उनकी बात नहीं मान रही। तो गांधी जी इस बार बोलते हैं कि भैया तुम लोगों को कुछ त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है, ब्रिटिश उसमें रहो लेकिन उनकी बात स्वीकार मत करो। और बोला जनता, जो ये रियासत के राजा महाराजा हैं, इनका राज्य में नियंत्रण तभी स्वीकार करे जब ये लोग कांग्रेस के साथ मिलकर आजादी की बात करें। तो अगर कोई भी राजा कांग्रेस के साथ मिलकर आजादी की बात नहीं करता तो जनता को उस राजा को हटा देना चाहिए। और राजा को हटाने की बात हो रही है। पहले ज्यादातर रियासतों के मामले में कांग्रेस इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे 1935 के बाद वहां पर भी राष्ट्रीय आंदोलन चलने लगा। और छात्रों को बोला छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जब तक वो आजादी ना मिल जाए, तब तक अगर रह सकते हैं। आजादी ना मिल जाए तब तक स्कूल नहीं जाना फिर, या फिर छोड़ो ही मत, और छोड़ना है तो तब तक ही छोड़ना पड़ेगा। और किसानों को कहा जिनमें साहस है, जो अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं, वही किसान आए। किसान जिसमें साहस है वही देश के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो। किसी को 1-2 महीने शामिल होने की जरूरत नहीं है, और तब तक शामिल होना जब तक आजादी ना मिल जाए। 1-2 महीने का भी आंदोलन नहीं, ये आजादी तक चलेगा, और इसमें करो और मरो की बात भी होगी। और बोला गया किसानों को जमींदारों को आपको अब तब देना है जब जमींदार राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो, और जमींदार अगर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं है तो तुम्हें जमींदार को कर नहीं देना चाहिए, क्योंकि जमींदार भारतीय लोगों के साथ नहीं है, तो जमींदार को हम लोग क्यों पैसे दें। तो इसको आप लोगों को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। तो जमींदारों के खिलाफ भी ये चीजें। और साथ में गांधी जी ने बोला देखो अगर ब्रिटिश लोग भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हैं तो जनता अपना नेतृत्व खुद संभालेगी, आप लोगों को इंतजार नहीं करना है, कोई बड़ा नेता आएगा उसके बाद लीडर। तो अगर ब्रिटिश लोग हम सबको गिरफ्तार कर लेते हैं तो जनता अपना नेतृत्व खुद संभालेगी, और जनता को जैसा समझ आता है वैसे आंदोलन को चलाए, कोई उस पर नियंत्रण नहीं। तो एक तरीके से नए तेवर के साथ गांधी जी आरंभ करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से होती है। और इसमें गांधी जी थोड़े से नाराज भी होते हैं कि देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन बना सकता हूं, जो भी पास करना है जल्दी करो। और गांधी जी इसमें निर्देश दिए सरकारी कर्मचारी त्याग पत्र ना दें,
लेकिन सरकार अगर काम करने के लिए बोले तो मत करो, कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखो, सैनिक भी त्याग पत्र ना दे, लेकिन अगर सेना बोलती है, आपका कमांडर इन चीफ बोलता है कि भारतीय लोगों पर गोली चलाओ, तो मना कर दो। जनता राजा महाराजा का अस्तित्व तभी स्वीकार करे जब वे कांग्रेस के साथ भागीदारी में राष्ट्रीय आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। छात्र पढ़ाई तब छोड़े कि वो आजादी तक उस आंदोलन में बने रहे। किसान भी तब तक साहस के साथ लड़ता रहे जब तक आजादी ना मिले, और जमींदार को कर देने की कोई जरूरत नहीं अगर जमींदार राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन नहीं करते। और भारतीय नेता अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो जनता अपना नेतृत्व खुद संभालेगी। तो ये सारी चीजें आरंभ में ही गांधी जी ने अपनी स्पीच में दिखती, और इसलिए बोला भी जाता है गांधी जी अब नए तेवर के साथ सामने आते हैं, नई चीजों के साथ, नए फ्लेवर के साथ गांधी जी दिखते हैं, और ये सारी चीजें वो करते। फिर उसके बाद प्रसार, ब्रिटिश लोगों को पता था कि भाई ये लोग ऐसा करेंगे, तो ब्रिटिश लोगों ने ऑपरेशन 0R चलाया और जितने भी बड़े नेता थे सबको पकड़ लिए। तो प्रसार में सबसे पहले ऑपरेशन 0R ब्रिटिश लोगों ने चलाया। ऑपरेशन 0R के द्वारा सभी भारतीय जो बड़े नेता थे उनको पकड़ लिए। ऑपरेशन 0R का मतलब रात को 12 बजे। और सभी बड़े जितने भी बड़े नेता थे उन सबको पकड़ लिए, बड़े नेता को पकड़ के जेल में डाल दिया। और गांधी जी को ये बात पता कि ब्रिटिश लोग ऐसा कर सकते हैं, और गांधी जी को ले जाके आगा खां पैलेस जो था उसमें डाल दी। पैलेस मतलब महल, आगा खां पैलेस में, और सब नेताओं को अलग रखा एक दूसरे से। ठीक है, ये जेल में ही आंदोलन ना शुरू कर दे, तो इस चीज से अलग रखा। फिर उसके बाद जैसे ही गांधी जी और ये सब अरेस्ट हुए तो जनता ने अपना नेतृत्व खुद संभाला, और जिसको जैसा लगा वैसा किया। तो शुरुआत में इसकी जो खबर थी वो शहरों तक पहुंची, तो शहरों में शुरू हुआ। जो भी छोटे मोटे नेता थे उन सब ने अपनी बातें करके सारी चीजें की। जैसे एक इंसिडेंट दिखता है पटना सचिवालय का। पटना सचिवालय में युवा लोगों ने तिरंगा, भारतीय जो तिरंगा था उसको लगाने के लिए उन लोगों ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी। तो पटना सचिवालय के पास भारतीय तिरंगा इन लोगों को लगाना था, लेकिन तिरंगा लगाने का मतलब हम लोग घोषित कर रहे हैं कि ब्रिटिश लोगों से आजादी मिले। तो ब्रिटिश की पुलिस वहां पे थी, बहुत सारे लोग थे, तो इन्होंने इन युवाओं को मार दिया, लेकिन फिर भी इन युवाओं ने हार नहीं मानी, और इससे हमें दिखता है थोड़ी हिंसा हुई। ऐसे ही अहमदाबाद में मजदूरों ने हड़ताल की कि भाई हम लोग काम नहीं करेंगे। ये सारा भी भारत छोड़ो आंदोलन में हुआ, और ब्रिटिश लोगों ने मजदूरों को थोड़ा दबाने के लिए बल का प्रयोग किया, लेकिन उसके बावजूद भी मजदूर हारे नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन पहुंचने लगा, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अपने अपने हिसाब से सारी चीजें करने लगे। तो एक गांव था बिहार का बलिया, उस बलिया में चित्तू पांडे ने नेतृत्व संभाला, और चित्तू पांडे ने ब्रिटिश का वहां पे नियंत्रण खत्म कर
एक समानांतर, समानांतर मतलब उनके पैरेलल सरकार चलाई और लोगों को न्याय दिया। तो चित्तू पांडे ने अपने बलिया और आसपास के क्षेत्र में लोगों को एकजुट कर ब्रिटिश का जो नियंत्रण था वो बलिया से खत्म कर। तो समानांतर सरकार, ब्रिटिश के पैरेलल, भारतीय लोगों ने अपनी सरकारों का गठन भी किया। छोटे ही क्षेत्र में था, लेकिन कम से कम भारतीय लोगों में इतना साहस तो आया कि ब्रिटिश लोगों से बोला कि देखो भाई, अब तुम्हारा कानून यहाँ पे नहीं चलेगा, हमारा कानून चलेगा। ऐसे ही बंगाल के एक क्षेत्र मिदनापुर, उस क्षेत्र में भी बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक समानांतर सरकार गठित की और उस समानांतर सरकार का जो गठन था वो सतीश सावंत ये एक क्षेत्रीय नेता थे। इन्होंने इस सरकार को गठित करवाया और यहां पर उनकी जो सहायता थी, एक 72 वर्ष की महिला मात की हजारा, उन्होंने उनकी सहायता की, महिलाओं को एकजुट किया, साथ में स्थानीय लोगों को एकजुट किया और फिर उसके बाद ब्रिटिश के खिलाफ बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ पे कोई नियंत्रण नहीं है। और ब्रिटिश लोगों से लड़ने के लिए सशस्त्र विद्युत वाहिनी दल, ब्रिटिश लोग अगर हमारे क्षेत्र में आए तो उनको खत्म किया जाएगा। तो इन्होंने सशस्त्र विद्युत वाहिनी दल और साथ में सरकार तो बनाई और इसमें क्या किया, इन्होंने कुछ काम भी किया। धनी लोग जो थे, अमीर लोग थे, उनसे धन लिया और गरीब लोगों में बांट दिया। धनी लोगों से पैसा लेके गरीब लोगों में इन लोगों ने बांट दिया। और फिर मिदनापुर क्षेत्र में ही इन्होंने खाद्यान्न पर नियंत्रण कर लिया, ब्रिटिश का जो भी स्टॉक था उसको भी लूट लिया और साथ में स्वराज पंचायत न्याय के लिए गठित की। स्वराज पंचायत के माध्यम से लोगों को न्याय दिया जाए कि भैया आप लोगों को जैसा चाहिए वैसा न्याय आप लोगों को चले। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र का एक क्षेत्र था सतारा, उस क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। नाना पाटिल यहाँ के नेता थे और नाना पाटिल के नेतृत्व में सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार चली। 1943 से 45 के बीच इस सरकार ने लगभग 2 साल रूल किया और इस सरकार को इन्होंने नाम दिया प्रति सरकार, मतलब सरकार के एंटी सरकार, ब्रिटिश के खिलाफ हम लोगों ने एक तरीके से सरकार बनाई। और साथ में ही जन अदालत, जनता के लिए जन अदालत खोली कि आप लोगों को जो न्याय चाहिए वो जन अदालत में होगा। शराबबंदी लागू की, भैया कोई भी इस क्षेत्र में शराब नहीं पिएगा। तो एक तरीके से भारतीयों की जो मांग थी उन मांगों को पूरा किया गया। और साथ में ही गांधी विवाहों का आयोजन किया गया। गांधी विवाह आयोजन का मतलब जिसमें जाति पात को अलग करके गांधी विवाह आयोजन, इन विवाहों में जाति पात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता था और कोई तड़क भड़क नहीं होती थी। ऐसा नहीं कोई डीजे या बाजा, ऐसा बहुत सिंपल। तो गांधी जी बोलते थे विवाह करो, किसी पे बर्डन मत करो कि भैया अच्छा खाना मिलना चाहिए, डांस होना चाहिए, दारू बटनी चाहिए,
ऐसा विवाह में नहीं होना चाहिए। नॉर्मल सामान्य जीवन की तरह आप लोग विवाह कर सकते हो, इसमें कोई तड़क भड़क की जरूरत नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर कुछ गांधी विवाह का आयोजन हुआ, जो बहुत शांति तरीके से हुए, जिसमें ना छुआछूत की बात थी, कोई भी अपना विवाह इसमें शामिल होकर सामूहिक विवाह एक तरीके से कर सकता था, और धन भी बहुत कम खर्च होता था। इससे लोगों को फायदा था, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी एक दूसरे के करीब आ रहे। और साथ में लोगों ने गांव में पुस्तकालय भी खोले, गांव में पुस्तकालय बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये सारी चीजें इन लोगों ने की। तो ऐसे महाराष्ट्र में चला। इसके अलावा बिहार में जेपी आंदोलन के एक मुख्य व्यक्ति, जिसे कहते हैं जयप्रकाश नारायण, उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलके बिहार में भी बहुत सारे काम किए। उसके द्वारा ब्रिटिश के खिलाफ जो अपनी जंग थी उसको चलाया रखा। तो जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी के नाम से भी हम जानते हैं, इन जयप्रकाश नारायण ने 1973 में भी इंदिरा गांधी के खिलाफ एक आंदोलन किया था, संपूर्ण क्रांति, जिसमें नीतीश कुमार, लालू यादव, मुलायम सिंह ऐसे नेता शामिल थे। तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार में किसानों को जोड़कर कर्नाटक पद्धति मतलब छापामार युद्ध, गुरीला युद्ध, शिवाजी की तरह किसानों को कर्नाटक पद्धति के द्वारा थोड़ा सा हथियार चलाना सिखाया, और बोला अगर ब्रिटिश लोग बात नहीं मानते तो हथियार चलाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं। तो इन्होंने एक तरीके से एक बटालियन तैयार की ब्रिटिश के खिलाफ, इन लोगों को प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी, और किसान दिन के समय खेती, रात के समय लूट मार। और ब्रिटिश लोग पहचान ही नहीं पाते थे कौन किसान है कौन वो है, क्यों? क्योंकि ये छिप के रहते थे। तो रात के समय अपना पूरा काम करना हिंसा के माध्यम से, कर्नाटक पद्धति के माध्यम से, और ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस, ब्रिटिश सामान, इन सब चीजों को करना। तो जयप्रकाश नारायण ने यहाँ पे एक तरीके से काम किया, और देश के विभिन्न स्थानों पर भूमिगत रेडियो चले। रेडियो के माध्यम से प्रसार किया गया जनता में कि भैया देखो ये ब्रिटिश लोग कर रहे हैं, तुम लोग ऐसे करो, ऐसे चलना का चाहिए। और ऐसा एक रेडियो बॉम्बे में काफी ज्यादा फेमस हुआ, जिसे बॉम्बे रेडियो के नाम से जाना। और इसको एक महिला जो लीडर थी, ऊषा मेहता, वो इससे जुड़ी हुई थी। तो ये लोग रेडियो में आके बताते रहते थे, बापूजी का कहना है कि आप लोगों को भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होना है, अगर कोई बड़ा नेता आपके पास ना हो तो आप लोगों को खुद ही नेतृत्व संभालना है, और हमें बहुत खुशी है कि धीरे धीरे हम जीतते जा रहे हैं, और ब्रिटिश लोग खुद ही भारत से भाग जाएंगे। और न्यूज बताते रहते थे कि भारत के लोगों ने बिहार में, महाराष्ट्र में, बंगाल में अपना शासन स्थापित कर लिया, और ब्रिटिश लोग काफी ज्यादा परेशानी में हैं, दुख में हैं, और ऐसे समय में हम लोग अपने देश को आजाद करा दें। तो ऐसे रेडियो चलता रहा, लोगों में आत्मविश्वास, आत्मचेतना जागृत होती रही। लोग रात में या दिन में जब भी समय मिलता था, इन रेडियो के माध्यम से कुछ मैसेज को प्राप्त करते थे, और उस मैसेज के माध्यम से ही ब्रिटिश के खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये सारी चीजें इन लोगों ने की। इसके अलावा अन्य महिलाएं भी जो इस आंदोलन में शामिल हुई, उषा मेहता के अलावा,
अरुणा आसफ अली, ये भी एक बढ़िया महिला थी, इन्होंने भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया। जो बड़े बड़े नेता थे उनके छुड़ाने की बात हो या लोगों को एकजुट करने की बात हो, उसमें सुचेता कृपलानी, ये भी एक जुझारू महिला थी, युवा थी। तो ऐसी बहुत सारी महिलाओं ने भूमिगत होकर आंदोलनकारियों का संरक्षण किया या उनका बचाव किया या उनको सहायता की, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की बात हो या और कहीं करने। जैसे जयप्रकाश नारायण, वो हर टाइम गाड़ियां बदलते रहते थे, क्योंकि अगर गाड़ियां नहीं बदलते तो ब्रिटिश लोगों को पता चल जाती, इसलिए वो सारी चीजें करते रहते। सड़कों पर जुलूस निकाला जाता था महिलाओं के द्वारा, उसमें बहुत सारी महिलाएं भागीदार होती थी। शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन किया जाता था। तो एक तरीके से प्रसार जो था पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरब, पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन में जनता भागीदार बनी और जनता ने बड़े धूमधाम से, कुछ बड़े नेता ना होने के बावजूद नेतृत्व को अच्छे तरीके से संभाला। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन की खासियत थी कि इसने अलग अलग तरीके से प्रसार किया, चाहे समानांतर सरकार बनानी हो या पटना सचिवालय के सामने तिरंगा लगाने के लिए युवा लोगों का अपने जीवन को दावे पे लगाना हो, या फिर जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों के द्वारा कर्नाटक पद्धति के माध्यम से ब्रिटिश को थोड़ा नुकसान पहुंचाना हो, या भूमिगत रेडियो के माध्यम से लोगों को मूसा मेहता जैसे बड़े नेता मिले हों, या फिर अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, महिलाओं ने ब्रिटिश के खिलाफ जुलूस निकालने से लेकर शराबबंदी या किसानों के द्वारा ब्रिटिश को और जमींदारों को कर रोकने से संबंधित जो कार्रवाई है, इसने पूरा जोश भर दिया और देश में एक अलग ही चीज बहने लगी और लोगों को लगा कि अब हम लोग आजाद होने वाले हैं और ज्यादा दिन तक ब्रिटिश की बेड़ियों को अब झेलना नहीं पड़ेगा। तो भारतीय लोगों में अपने आप में एक चेतना आ गई और उन्हें एहसास होने लगा कि वो दिन अब दूर नहीं जब हम लोग आजाद होंगे। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में प्रसार चला। जितने भी नेता थे वो ज्यादातर स्थानीय थे, स्थानीय नेताओं की पकड़ भी अच्छी थी अपने लोगों पर, तो वो अपने लोगों को जिस हिसाब से होने लगा उस हिसाब से काम करा। तो ये प्रसार का चरण था। अगली बात करें सामाजिक आधार, किस किस ने इसमें भागीदारी की। तो सबसे बड़ा योगदानकर्ता जो इसमें था वो था किसान। किसान सबसे बड़े लेवल पे इस आंदोलन में आए, किसान की भागीदारी सबसे ज्यादा थी। किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बिना इस परवाह के कि ब्रिटिश लोग क्या करेंगे, बिना इस परवाह के कि हमारी खेती का क्या होगा, किसान लोग जी जान से इस आंदोलन में लड़े। अगले जो थे वो थे विद्यार्थी, जो हमेशा आगे रहते थे, स्कूल की छुट्टी हो तो बढ़िया है। तो विद्यार्थी और मजदूर, इनकी भी भागीदारी काफी रही। इन्होंने हड़तालें की, बहिष्कार किया, हड़ताल मजदूरों ने, विद्यार्थियों ने बहिष्कार, स्कूल कॉलेज का, बोला ब्रिटिश लोग हमारे साथ बहुत ज्यादा शोषण किए हैं। उन सारी चीजों के खिलाफ विद्यार्थी लोग और सारे लोग साथ में। लेकिन कुछ थे जो साथ में भी नहीं आए, जैसे मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लोगों को बोला था कि भैया तुम्हें साथ में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुस्लिम लीग इस आंदोलन में साथ में नहीं, और मुस्लिम लीग साथ में नहीं आए तो बहुसंख्यक जो मुस्लिम थे वो भी साथ में नहीं आए।
तो बहुसंख्यक मुस्लिम वो इसमें भागीदार नहीं थे। उसका कारण मुस्लिम लीग और जिन्ना, वो इसमें साथ में नहीं थे। लेकिन फिर भी मुस्लिम लोगों ने हिंदू लोगों को काफी ज्यादा सहायता की। जब भूमिगत आंदोलन चल रहा था तो मुस्लिम लोगों ने हिंदू लोगों को या अन्य धर्म के लोगों को जो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान कर रहे थे, उन लोगों को संरक्षण दिया, ब्रिटिश पुलिस से बचाया, उन्हें न्यूज दी, खाना पीना, ये सारी सुविधाएं उन्हें दी। और इस समय कहीं भी हमें ये नहीं दिखाई देता कि सांप्रदायिकता फैली हो, कि हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हो, नहीं, सांप्रदायिकता का नाम निशान भी हमें नहीं दिखता। उल्टा मुस्लिम लोगों ने माना कि वो भागीदारी नहीं की, लेकिन फिर भी भारतीय लोगों का साथ दिया ब्रिटिश से बचाने में, भूमिगत आंदोलन को सफल बनाने में। तो इसमें इन्होंने काफी ज्यादा योगदान दिया। एक और पार्टी जो शामिल नहीं थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी शामिल ना होने का एक सबसे बड़ा कारण, ये कम्युनिस्ट पार्टी चलती थी रूस के आधार पर, जिसे पहले यूएसएसआर कहा जाता। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में रूस साथ में आ गया, किसके? ब्रिटेन के। क्योंकि जर्मनी ने, हिटलर ने रूस को पीटने की कोशिश की, रूस पे हमला किया। वैसे रूस की और यूके की बनती नहीं थी, लेकिन जब कम्युनिस्ट पार्टी पर हमला हुआ रूस का, तो ये मित्र देशों के साथ जुड़ गया। मित्र देश जिसमें यूएसए, साथ में यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, इन लोगों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी, जब रूस इसके साथ जुड़ा तो कम्युनिस्ट पार्टी ने इस भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं इस रूस की बात मानते थे। अब जब रूस इनका है, वो इंग्लैंड के साथ है, तो इंग्लैंड के खिलाफ अगर हम लोग विरोध करेंगे तो इसका मतलब रूस के खिलाफ हो गए ना। तो इसलिए इन लोगों ने उल्टा किया, भारत छोड़ो आंदोलन का उल्टा विरोध किया, और इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर लोगों का भरोसा भी कम हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय राजनीति से थोड़ी सी दूर चली। लोगों को लगा रहे अजीब पागल हो, यहाँ देश के लिए आंदोलन चल रहा है, तुम ये बोल रहे हो कि नहीं भाई हमारे आका ब्रिटिश के साथ हैं, तो हम लोग कैसे आंदोलन करें? तुम्हें देश की बात करनी है या अपने आका की बात करनी है, उसी के हिसाब से चलना है। तो इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों ने बोला कि कम्युनिस्ट पार्टी में इतनी समझ भी नहीं है, देश के लिए लोगों को, युवाओं को लेके आओगे या फिर रसिया जैसे कहेगा वैसे करो। तो ये भी शामिल नहीं है। तो दो प्रमुख पार्टी, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल है, वरना और सारी चीजें ज्यादातर शामिल थी। तो इन चीजों को याद। तो ये इसका सामाजिक आधार था। महिलाएं बहुत शामिल हुई, महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के रही, इन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया। चाहे जुलूस निकालना हो, या फिर हमने देखा ऊषा मेहता के द्वारा रेडियो पर बातचीत करनी हो, भूमिगत रेडियो हो, या लीडरों को, नेताओं को सपोर्ट करना हो, या राष्ट्रीय आंदोलन के लिए खाद्यान्न की सुविधा हो, वो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं महिलाओं ने प्रदान की। अगली बात, प्रभाव। इसका प्रभाव क्या रहा? लोगों ने जो ये आंदोलन किया, ब्रिटिश पर इसका प्रभाव क्या, भारतीय लोगों पर इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो उस चीज के बारे में हम जाने। तो इसका प्रभाव वैसे बड़े स्तर पर पड़ा। लोगों में एकता की भावना तो आई, साथ में उन्हें ये जागृति भी आई कि हाँ, ब्रिटिश लोगों को हराया जा सकता। प्रभाव का एक बात कि भारतीय लोगों में ब्रिटिश का डर खत्म हो गया।
उन्हें लगा कि अब ब्रिटिश को हम हरा सकते हैं, और इसकी पहुंच गांव से लेकर शहर, हर गली मोहल्ले तक भारत छोड़ो आंदोलन बना रहा। ये इसकी खास बात थी, और इसके बनने की वजह से जनता में आत्मविश्वास, आत्मचेतना, एकता, इसका भी विकास हुआ। लोगों में एकता आई, जाति वाले बंधन छूट गए, धर्म के बंधन छूट गए, लोग साथ में आए, लिंग के आधार पर भेदभाव छूट गया, महिला हो या पुरुष हो, सबका एक ही गोल। तो आत्मबल और आत्मविश्वास की वजह से हम लोग, जनता एक तरीके से उत्साह में वृद्धि हुई। जनता को लगा भैया हाँ, हम लोग अब जीत सकते हैं, इसलिए जनता ने काफी बढ़ चढ़ के भागीदारी की, तो ये इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा। एक और बात, जनता ने स्वयं नेतृत्व संभाला। ये एक बड़ी बात थी, कोई बड़ा लीडर होने के ना होने के बावजूद जनता ने स्वयं नेतृत्व संभाला, और इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय आंदोलन अब अपने परिपक्व चरण में पहुंच गया, कि जनता को पता है कि उसे क्या करना है। और अब वो बात गलत साबित हो रही थी जब उदारवादियों ने कहा था कि भारतीय जनता अभी परिपक्व नहीं है कि उसे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया जाए, लेकिन इस चरण से आते आते भारतीय जनता इतनी परिपक्व हो गई कि अपने स्थानीय स्तर पर ही खुद नेतृत्व संभालने के लिए काफी ज्यादा आगे आए, और खुद से उन्होंने नेतृत्व संभाला और राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। और एक और प्रभाव, कम्युनिस्ट पार्टी भारत की राजनीति से बाहर हो गई। जनता को लगा रहे अजीत पागल हो, देश के लिए आंदोलन करना है, तुम लोग बोल रहे हो नहीं करो नहीं करो। ये इसका प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि ब्रिटिश सरकार मजबूर हुई 1947 के आसपास भारतीय लोगों को आजादी दे। अब उसके पास कोई चारा ही नहीं था, भाई भारतीय लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। और ये एक ऐसा आंदोलन भी था जहां पे बड़े पैमाने पर हिंसा भी हुई, ये भी एक इसका प्रभाव पड़ा। और सरकार ने बोला इसके लिए दोषी कौन है, कांग्रेस। ब्रिटिश लोगों ने बोला, महात्मा गांधी को बोला गया कि तुमने देखो, महात्मा गांधी बोले देखो ये हिंसा फैली नहीं है, जनता हिंसक आंदोलन ही कर रही थी, लेकिन तुमने जो बल का यूज किया उसका जवाब देने के लिए जनता ने हिंसा की है। इसका मतलब कहीं भी ये नहीं कि गांधी जी ने हिंसा का समर्थन किया, नहीं। बोले देखो हिंसा कभी कोई ऑप्शन नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप लोगों के ऊपर कोई आक्रमण करे तो अपना बचाव करना हिंसा नहीं होता। तो गांधी जी बोले लोगों ने अपना बचाव किया है, तुम लोगों ने बल का प्रयोग किया है, और लोगों ने अपने बचाव के लिए, अपनी जान के लिए, अपने सम्मान के लिए हिंसा की है। और गांधी जी ने बोला मैं उस सब की निंदा करता हूं कि भाई जिसने हिंसा की, लेकिन इसके लिए जो जिम्मेदार है हिंसा के लिए वो सरकार है, कांग्रेस नहीं। सरकार अगर चाहती लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने देती, और आप हम लोगों को गिरफ्तार नहीं करते, तब हम मानते। आप लोगों ने हम लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया, बताइए कैसे आंदोलन चलेगा। आप लोगों ने अहिंसक तरीके से हमें करने ही कहां दिया। और गांधी जी ने बोला इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि भाई जनता को कितना ज्यादा प्रताड़ित किया है ब्रिटिश प्रशासन ने। और फिर उसके बाद उन्होंने 21 दिन का उपवास भी रखा इस हिंसा की वजह। बोले मैं 21 दिन का उपवास भी रखूंगा कि ये हिंसा ना हो। तो वो 21 दिन का
उपवास भी रखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी जी का अब अहिंसा में विश्वास खत्म हुआ, नहीं, अभी भी अहिंसा में विश्वास है। लेकिन वो बोलते हैं, एक उनका बहुत प्यारा वो है कि अगर कोई मेरे सामने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करे तो उस टाइम मैं अहिंसा की बात करूं तो वो गलत है, क्योंकि उस टाइम मैं कायर कहलाऊंगा। तो मैं उस इंसान को जो दूसरा मेरे बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है उसे मैं मार दूंगा उससे पहले। तो बोले कायर नहीं बनना। ऐसे ही ब्रिटिश लोगों ने जो बल का प्रयोग किया, नेता कोई बड़ा था ही नहीं, तो जनता को जैसे लगा वैसे उन्होंने अपने बल का जवाब उनके बल का बल से दिया। इस वजह से हिंसा हुई है, ना कि भारतीय लोगों का मन था कि भाई ये सारी चीजें हिंसा कर। तो ये इसका प्रभाव था और प्रभाव काफी बड़ा रहा और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण के रूप में देखा। लास्ट वाला बात, क्या ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त था? क्या हम कह सकते हैं कि ये आंदोलन खुद में चला? और हमने देखा कि भाई ज्यादातर बड़े नेता पहले ही ब्रिटिश लोगों ने गिरफ्तार कर लिए थे 0 आवर के टाइम, रात को 12 बजे। तो स्वतः स्फूर्त होने का मतलब कि लोगों ने खुद इसका नेतृत्व किया। तो स्वतः स्फूर्त होने का जो कारण था, ब्रिटिश के द्वारा बड़े नेताओं की गिरफ्तारी। बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिश के द्वारा, और उसके बाद गांधी जी पहले बोल ही गए थे कि भैया स्वतः नेतृत्व संभाल लेना, जब आप लोगों को लगे, तो जनता को जैसे लगा वैसे उन लोगों ने संभाला। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये स्वतः स्फूर्त कहा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इसे स्वतः स्फूर्त बनाने का जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने दिया, कि जनता अपना नेतृत्व करेगी, खुद संभालेगी। और इसको एक माध्यम से कि भाई आप लोगों को क्या क्या करना है, इसका प्रसार कैसे होगा, क्या क्या चीजें आप करोगे, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को डिसाइड हो गई थी। गांधी जी ने बोला था कि भाई जो छात्र हैं वो तब तक पढ़ाई छोड़ें तब तक आजादी ना मिले, सैनिक अपना सैन्य पद से त्यागपत्र ना दें, लेकिन जब गोली चलाने की बात हो तो वो सारी चीज। तो कहीं ना कहीं इसके जो चरण हैं उन सब के बारे में पहले ही गांधी और बड़े नेता बता चुके थे कि भैया इसका प्रसार कैसे होगा। लेकिन वैसे ऊपर तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं इसे स्वतः स्फूर्त माना जा सकता है, लेकिन इसको निर्देशित किया था, निर्देश दिया गया था लोगों को कि ऐसे ऐसे आपको चलाना है, तो इस तरीके से इसने किया। तो ये वैसे देखा जाए तो कोई बड़ा नेतृत्वकारी नहीं था, सब जंग उसमें ही थे, तो इसलिए हम कह सकते हैं स्वतः स्फूर्त था। लेकिन फिर भी इस स्वतः स्फूर्त का निर्देश भी कांग्रेस की बैठक में दिया गया। इस बेस पे कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस के आधार पर ये सारी चीजें चल। तो ये गांधीवादी आंदोलन के सारे चरण हमने देखे। गांधीवादी आंदोलन के हमने 3 बड़े आंदोलन देखे हैं। ये 3 बड़े आंदोलन काफी ज्यादा फेमस भी हैं। तो गांधीवादी आंदोलन, सबसे पहले हमने देखा असहयोग आंदोलन, जो 1920 से 22 की तरफ चला, और ये गांधी जी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जो राष्ट्रीय स्तर पर बना। उसके बाद हमने देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 के आसपास चला और 1932 में खत्म हो गया।
असहयोग आंदोलन को वापस लिया चौरी चौरा केस के बाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह ये वापस हुआ जब गांधी इरविन समझौता हुआ। तो गांधी इरविन समझौता इसके कारण हुआ। फिर उसके बाद एक छोटा सा आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया, व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसमें जन भागीदारी कम ही रही। उसका कारण उन्होंने खुद ही बोला था कि हम लोगों को ऐसा नहीं पहुंचाना, एक मैसेज देना है ब्रिटिश को। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 के आसपास चला, इसमें विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, दूसरे नेहरू जी बने, और सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें सबसे ज्यादा जन भागीदारी 1942 में। तो गांधी जी की एक सबसे बड़ी ताकत, जन भागीदारी को इन लोगों ने खूब बढ़ाया, जनता को शामिल कर ब्रिटिश के खिलाफ एक चुनौती पेश की। ये अगर अकेले गांधी जी हिंसा के माध्यम से या अकेले ही अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश के खिलाफ जाते तो ब्रिटिश लोग उनको दबा देते, लेकिन जन भागीदारी उनका एक सबसे बड़ी ताकत थी, और जनता को वो एक ऊर्जा की तरह मानते थे कि जनता वो ऊर्जा है जो ब्रिटिश के खिलाफ खड़ी हो सकती है। तो इसलिए हमें जैसे जैसे हम देखते हैं गांधी जी के आंदोलन में जनता की भागीदारी बढ़ रही दिखती है। तो भारत छोड़ो आंदोलन ने उस चरण को पूरा कर दिया जिसके लिए हमें आजादी चाहिए। तो ब्रिटिश लोगों के खिलाफ तो जन भागीदारी रही, और गांधी जी के द्वारा जो प्रयास किए गए उन्हीं का परिणाम था कि 1947 में हमें आजादी मिली। तो ये गांधीवादी जो आंदोलन है उसके चरण। अब आगे ब्रिटिश लोग वेबल योजना लाएंगे, जैसे शिमला समझौता। अब ये कहेंगे कि भैया जल्दी डिसीजन ले लो, कैसे तुम्हें क्या करना है, क्या तुम लोग देश का विभाजन चाहते हो या नहीं, ये सारी चीजें भी पूछी जाएंगी। फिर बाद में हम आजाद हिंद फौज, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस का चलेगा, उसको भी देखेंगे, नेशनल इंडियन नेशनल आर्मी। उसमें उन्होंने क्या क्या किया, कैसे वो कह रहे हैं राष्ट्रपिता के लिए संबोधन कर रहे हैं गांधी जी के लिए कि हमें लड़ना। तो ये आज की क्लास थी, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कुछ पूछना है भावना जी? नहीं। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। कल हमारा लास्ट चरण होगा, और फिर उसके बाद हम कुछ संवैधानिक प्रावधान जो इसके द्वारा हुई वो भी जानेंगे।